अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन को पढ़ना है कि केमिकल मेथड्स कौन से हैं जिनको हम यूज़ करके माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो टेक्निक है वो होती है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस, और जो ऑब्जेक्ट जिससे हमने पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय किया है उन उसको हम कहते हैं डिसइंफेक्टेड। अब हमारा ऑब्जेक्ट अगर लाइफलेस है यानी कि नॉन लिविंग है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो द एजेंट यूज फॉर डिसइंफेक्शन इट विल बी कॉल्ड एज डिसइंफेक्टेंट। तो एजेंट जिसको हमने यूज़ किया है उसको हम कहेंगे डिसइंफेक्टेंट। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट जिस पे हमने डिसइंफेक्शन की है या जिस पे हमने पैथोजन किलिंग की है, इट इज़ लिविंग। लिविंग मीन्स कोई भी लिविंग टिश्यू हो सकता है, ये सही है। तो हम क्या कहेंगे फिर हम अपने एजेंट को क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक बोलेंगे। और एंटीसेप्सिस जो है, हम टेक्निक को कहते हैं एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस हम इस प्रोसेस को कहते हैं। तो डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्सिस में ये मेन डिफरेंस है कि डिसइंफेक्शन किसी नॉन लिविंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से होती है, और जो एंटीसेप्सिस टेक्निक है वो लिविंग टिश्यू के ऊपर होती है। लिविंग टिश्यू से माइक्रोब को किल करना, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना, दैट इज एंटीसेप्सिस। और एजेंट टू बी यूज एंटीसेप्टिक। हमारे पास है कि एक आइडियल एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो आइडियल डिसइंफेक्टेंट जो है वो एबल टू किल द माइक्रोब, वो माइक्रोब को किल करता हो, उनकी ग्रोथ को मस्ट भी स्लो करता हो। ये हमारा मेन टारगेट है, क्योंकि हमारा फंक्शन ही ये है जो हमने डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक से लेना है। उसके बाद इट इज़ नॉन टॉक्सिक होना चाहिए एनिमल्स के लिए, ह्यूमन्स के लिए। उसके अलावा इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अपॉन डाइल्यूशन ये यूजिंग वाटर जो है ये उसके अंदर सॉल्युबल होकर डाइल्यूट हो सके। उसके अलावा इसकी शेल्फ़ लाइफ गुड होनी चाहिए, और ड्यूरिंग शेल्फ़ लाइफ इसकी एक्टिविटी ठीक रहनी चाहिए। उसके अलावा इसकी डाइल्यूटेड फॉर्म जो है वो यूज़फुल होनी चाहिए। डाइल्यूट करने पे उसकी एक्टिविटी लॉस नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा शॉर्ट टाइम के अंदर ही वो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करे, मतलब कम टाइम में वो अपना एक्शन दिखा दे। उसके अलावा ऑन स्टैंडिंग जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका उसके ऊपर बहुत कम से कम इफ़ेक्ट हो, और वो स्टेबल हो। नेक्स्ट इज़ द पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर मस्ट बी वेल। पेनिट्रेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये ही जो है माइक्रो को किल करने का एक तरीका है। नॉट टू क्रोड द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मेटल इंस्ट्रूमेंट के साथ जब लिक्विड कॉन्टैक्ट में आता है तो वो मोस्टली करोड हो जाते हैं, उन पे जंग लग जाता है। तो नॉट टू करोड द इंस्ट्रूमेंट। उसके अलावा एक और चीज़, ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस जो है, एंटीसेप्टिक एजेंट्स जो है, वो उनकी एक्टिविटी रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर यानी कि प्रोटीन्स, जैसा कि प्रोटीन्स उनके साथ जो है वो बाइंड हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और माइक्रोब में एक्सपोज ही नहीं हो पाते। तो दैट इज़ वाई उनका फंक्शन रुक जाता है। सो एक आइडियल एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? वो ये कि वो ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में अपनी एक्टिविटी को लॉस ना करे। ये आइडियल की बात हो रही है, और आइडियल की एग्जिस्टेंस आपको पता है नहीं होती। हम आइडियल की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे ही डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक बहुत कम होगा कोई एक आध जो ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में अपनी एक्टिविटी को रिटेन रखता है, नहीं तो उनकी एक्टिविटी पे ज़रूर कोई ना कोई इफेक्ट आता है। उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, और स्टेन ना करे स्किन को, ना ही फैब्रिक को। और इसकी स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और स्मेल भी अनप्लेजेंट ना हो आइडियल के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता तो स्मेल अच्छी होती है, और अगर स्मेल अनप्लेजेंट हो तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं कि वो फैक्टर्स जो डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक की एक्टिविटी को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे मैं आपको बताती हूँ फैक्टर्स। फैक्टर्स टेम्परेचर है। आपको पता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर केमिकल रिएक्शन स्पीड अप होता है। रिएक्शन स्पीड अप होता है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन स्पीड अप होगा। अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन स्पीड अप नहीं होगा। लो टेम्परेचर पे एक्टिविटी ज़्यादातर की जो है वो कम होती है, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है। इसके अलावा पीएच, हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिक पीएच है वर्किंग के लिए। उसके अलावा स्टेबिलिटी अपॉन स्टैंडिंग जो है, एक तो वो स्टेबल, लेकिन ये तो इनकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब स्टेबिलिटी में ये है कि अगर अगर केमिकल या डिसइंफेक्टेंट जो है वो रैपिड रिएक्शन दे रहा है, रैपिड केमिकल रिएक्शन दे रहा है, तो रैपिड केमिकल रिएक्शन दे रहा है तो फिर ये लॉन्ग टर्म डिसइंफेक्शन के लिए
ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बच्चों, जब उसने रैपिड रिएक्शन दे दिया, थोड़ी देर बाद तो उसका इफ़ेक्ट कम हो गया। रैपिड रिएक्शन देके 2 मिनट में उसने 5 मिनट में उसने जर्म्स को किल कर दिया। 5 मिनट के बाद फिर से वही चीज़ अगर एक्सपोज़ होती है या वो पड़ी ही एयर में है, बाहर एनवायरनमेंट में डिसइन्फेक्शन के बाद, तो अगेन अटैक हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म डिसइन्फेक्शन तो ना हुई, शॉर्ट टर्म के लिए हुई। इसके अलावा इसी तरह ये हो गई शॉर्ट टर्म के लिए। अगर अगर स्लो होता है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अगर डिसइंफेक्टेंट और माइक्रोब के दरमियान स्लो होता है, उनके किसी किसी प्रोटीन एंजाइम के साथ जो रिएक्शन होना है डिसइंफेक्टेंट का, वो स्लो हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म डिसइंफेक्टेंट है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये अपनी एक्टिविटी को स्टेबल रख रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्लो वर्क कर रहा है, स्लोली वर्क कर रहा है। वो आधे घंटे में अगर डिसइंफेक्शन कर रहा है, तो वो आधे घंटे तक के बाद हम कहेंगे कि ये जो चीज़ है ये अभी तक डिसइंफेक्टेड है। जबकि रैपिड वाला हमने कहा अगर 5 मिनट में हो गई है, तो 2-3 मिनट बाद फिर से अगेन माइक्रोब का अटैक हो जाएगा उस सरफेस के ऊपर। इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है। एक और चीज़ है, एक और कंसिडरेशन है जो कि डिसइंफेक्टेंट्स में उनकी एक्टिविटी को जो है अफेक्ट करती है। एक है टाइप ऑफ माइक्रोब, कि माइक्रोब क्या है, किस नेचर का है, कौन सी स्पीशी है। और एक है टाइप ऑफ सरफेस, कि कौन सी सरफेस है आप जिसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। टाइप ऑफ माइक्रोब में हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ आ जाती है, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, स्पोर है। इनको तो कर देते हैं ज़्यादातर डिसइंफेक्टेंट, लेकिन ये स्पोर ज़्यादातर किल नहीं हो पाते। बहुत कम 2-3 होंगे जिनसे स्पोर किल होते हैं और उनको बहुत अच्छा इफेक्टिव समझा जाता है। ज़ाहिर सी बात है, स्पोर किलिंग कर रहे हैं वो। टाइप्स ऑफ सरफेस में हमारे पास वही लिविंग नॉन लिविंग आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक फिनोल कोएफिशिएंट टेस्ट। फिनोल कोएफिशिएंट टेस्ट ये क्या है? इसमें हम फिनोल को एज ए स्टैंडर्ड कंसीडर कर रहे हैं किसी डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए, किसी डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक की एक्टिविटी को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर ना ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम कहते हैं टेस्ट ऑर्गेनिज्म। 2 ऑर्गेनिज्म ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, साल्मोनेला टाइफाई और एक होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। फिनोल कोएफिशिएंट टेस्ट में हमने कहा कि एक्टिविटी को इवैल्यूएट करना होता है किसी भी डिसइंफेक्टेंट की बाय कंपेयरिंग विद फिनोल। उसमें हमारे पास ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफाई एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। हमारे पास जो डिसइंफेक्टेंट होता है, हमने उसकी डाइल्यूशन बना लेनी है। मैं कहती हूँ कि मैंने एक डिसइंफेक्टेंट की डाइल्यूशन बनाई 1:10, 1:50 और 1:100। ये हमने 3 बना ली, 3 ये डाइल्यूशंस, ठीक है। उसके अलावा हमने फ़िनोल की सेम डाइल्यूशन बनाई, मतलब 1:10 ये भी 3 बनाई, फिर 1:50 और 1:100 वो भी 3 ही बनाई। सेम डाइल्यूशन एज दैट ऑफ द डिसइंफेक्टेंट। जो ऑर्गेनिज्म था हमारा टेस्ट ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफाई या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, उसका हमने ब्रोथ कल्चर बनाया, उसमें उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया, ठीक है। ब्रोथ कल्चर में उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया और उस ब्रोथ का 0.5 ml, जब माइक्रोब ग्रो हो गया 25 आवर्स के बाद, उस ब्रोथ का 0.5 ml जो हमने डाइल्यूशंस बनाई हुई हैं इन सब के अंदर, इसकी भी 3 है तो 3 बार ही ज़ाहिर सी बात है 3 में अलग अलग ऐड करेंगे, इन सब के अंदर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इन सब के अंदर ऐड करने के बाद ये सारी डाइल्यूशंस हमने क्या करना है, 20 डिग्री पे रख देनी है, 20 डिग्री पे रख देनी। अब जो हमने 1:10 बनाई, उसको 1:10 को 3 दफ़ा बनाने का क्या मकसद था? हमने ये सारी डाइल्यूशंस जो है 20 डिग्री पे मैंने बोला कि रख देनी है। अब हमने 3 क्यों बनाई? 20 डिग्री पे रखने के बाद 1:10, 1:50, 1:100 की जो पहली डाइल्यूशन है, एक डाइल्यूशन है, उसको 5 मिनट पे एक्सपोज़ करना है। फिर दूसरी वाली 1 वाली 5 मिनट पे एक्सपोज़ कर देनी, सेकंड वाली 10 मिनट पे जो है वो 20 डिग्री पे एक्सपोज़ करनी टेम्परेचर पे। 5 मिनट के बाद एक निकाल दी 1:10, 50, 100 डिसइंफेक्टेंट की भी फिनोल की भी 20 डिग्री पे हमने रखी हुई थी, उधर से निकाल दी, ठीक है, सेपरेट कर दी। फिर 10 मिनट के बाद एक और निकाल दी इन दोनों की, ये डाइल्यूशंस। फिर एक हमने निकाली है 15 मिनट्स पे, 20 डिग्री वाले जो है 20 डिग्री वाले इन्वायरमेंट से सेपरेट कर देनी है, ठीक है।
अब हमने ये क्यों किया 20 डिग्री और ये टाइम वाली गेम क्यों खेली। 20 डिग्री हमने एक टेम्परेचर दिया है, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट और फिनॉल को वर्क करने के लिए। दूसरी बात, हमने ये टाइम क्यों इस तरह किया, वो इसलिए ताकि हम चेक करें कि 5 मिनट में ये डाइल्यूशन किल कर रही है माइक्रोब को, 10 मिनट में कर रही है या 15 मिनट में कर रही है। ये आपको आगे जाके मज़ीद समझ आ जाएगी। अब हमने ये इस तरह से सेपरेट कर लिया, हर डाइल्यूशन को लेबल कर लिया कि ये 5 मिनट एक्सपोज की, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट। उसके बाद हर एक डाइल्यूशन से लूप फुल ऑफ ब्रोथ सब कल्चर उसको लिया, फुल ऑफ ब्रोथ लिया, सब कल्चर लिया या मटेरियल लिया, यानी डाइल्यूशन जो हमने फिनॉल और डिसइंफेक्टेंट की बनाई और जिनको हमने 5-10 मिनट 15 मिनट में एक्सपोज किया, उन उन सब में से थोड़ा थोड़ा लूप लिया और हमने एक ऑलरेडी सब कल्चर बनाया होता है, वो भी ब्रोथ होता है, उसको जो है हम पेट्री डिशेस में डाल के पहले से रखा होता है। उसके अंदर हमने हर एक डाइल्यूशन से सेपरेट सेपरेट लूप लेके सेपरेट सेपरेट कल्चर्स में डाल दिया। सही है, जैसे कि इसका एक एक कल्चर में डाल दिया, इसका अलग से कल्चर में, इसका अलग से कल्चर, इसके भी तो 3 है ना, 5 मिनट वाला, 10 वाला, 15 वाला, इस तरह से 5-10-15, 5-10-15, ठीक है, डाल दिया। उसके बाद उन सब कल्चर्स को हमने क्या किया, इंक्यूबेट किया इन सब कल्चर्स को, और इंक्यूबेशन के बाद हमने चेक किया कि कोई ग्रोथ हुई है या नहीं, ग्रोथ हुई है या नहीं, ये या नहीं, ठीक है, ग्रोथ हुई है या नहीं। अब हमने ये चेक करना है बेसिकली कि ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ ना होगी तो पता चलेगा ना कि डिसइंफेक्टेंट की क्या एक्टिविटी है। अब हमने फिनॉल कोएफिशिएंट निकालना कैसे है। जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो डिसइंफेक्टेंट होता है ना, डिसइंफेक्टेंट जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, उसकी हम हाईएस्ट डाइल्यूशन देखेंगे। हाईएस्ट डाइल्यूशन 10 मिनट वाली, 10 मिनट की हमारे पास कितनी डाइल्यूशन है, 3 है, 1:10, 1:50 और 1:100। ये 3 डाइल्यूशन है ना, ये 5 में भी हैं, 10 मिनट में भी हैं और 15 मिनट में भी हैं, लेकिन हम देखेंगे 10 मिनट वाली। अब इन तीनों में से जो हाईएस्ट डाइल्यूशन है वो ये वाली है, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली, ठीक है, ये सबसे लोएस्ट है, ये सबसे हाईएस्ट है। क्यों है, क्योंकि इसमें 100 पार्ट्स ऑफ वाटर है, इसमें 50 पार्ट्स ऑफ वाटर है और 1 ml डिसइंफेक्टेंट है, इसमें 1 ml डिसइंफेक्टेंट और 10 पार्ट्स ऑफ वाटर है। हाईएस्ट डाइल्यूशन वीक होती है, जो सबसे लोएस्ट है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसमें पानी कम है, डिसइंफेक्टेंट ज़्यादा है, इसमें पानी ज़्यादा है, डिसइंफेक्टेंट कम है। अब हमने हाईएस्ट डाइल्यूशन देखनी है कि जिसने 10 मिनट पे जर्म्स को किल कर दिया हो, साल्मोनेला, टाइफाइड, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को। अब अगर अगर इन दोनों ने किल कर दिया तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है, ये वाली, और अगर इन तीनों ने कर दिया तो इनमें से ये वाली हाईएस्ट है, 100 वाली। अब लेट्स सपोज कि इन दोनों ने किया है तो हम कहेंगे कि ये वाली है हाईएस्ट डाइल्यूशन। हम उस डाइल्यूशन को डिवाइड कर देंगे, सेम रिजल्ट जो फिनॉल ने शो किया कि फिनॉल की जो हाईएस्ट डाइल्यूशन है उसने 10 मिनट पे जो सेम रिजल्ट शो किया, मतलब कोई ग्रोथ नहीं हुई, 10 मिनट में जो फिनॉल की हाईएस्ट डाइल्यूशन है वो, उस पर डिवाइड कर देंगे। लेट्स सी वो 1:10 थी, ठीक है, इस तरह से, तो ये आएगा 5, तो ये होगा फिनॉल कोएफिशिएंट। हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट डिवाइडेड बाय द हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ द फिनॉल, बट दोनों एट 10 मिनट्स, ठीक है, ये लास्ट में लिखना है कि 10 मिनट वाली, उन दोनों को डिवाइड कर देना है, जो हमारे पास फिगर आएगा वो होगा फिनॉल कोएफिशिएंट। अच्छा, इसमें मैं एक दफ़ा इसको दोबारा बता देती हूँ, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा सुन लो कि डिसइंफेक्टेंट के हमने 3 डाइल्यूशंस बनाई और हर डाइल्यूशन 3 टाइम्स बनाई। 3 डाइल्यूशन 1:10, 50, 100 और हर एक को 3 टाइम बनाया। 3 टाइम क्यों बनाया, क्योंकि हमने उन्हें 20 डिग्री पे एक्सपोज़ करना था एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने फिनॉल की भी सेम डाइल्यूशन बनाई। देन हमने ब्रोथ, जिसके अंदर हमने कोई ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला, टाइफाइड या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ग्रो कराया हुआ था, उसको मिक्स किया, डिसइंफेक्टेंट प्लस ब्रोथ हो गया, फिनॉल प्लस ब्रोथ हो गया, या हम कहें डिसइंफेक्टेंट प्लस ऑर्गेनिज्म और फिनॉल प्लस ऑर्गेनिज्म, हमारे पास ये मिक्सचर बन गए डाइल्यूशंस के साथ। देन हमने ये डाइल्यूशंस को 20 डिग्री पे इन स्पेसिफिक इन स्पेसिफिक टाइम्स पे रखा, एक्सपोज किया, इन स्पेसिफिक टाइम्स के लिए 20 डिग्री पे एक्सपोज किया। देन हमने क्या किया, हर डाइल्यूशन में से थोड़ा सा लूप लिया, मतलब थोड़ा सा लिक्विड लिया, और सब कल्चर जो हमने प्योर स्टीराइल सब कल्चर बनाया हुआ था, दैट वाज आल्सो ब्रोथ, उसके अंदर मिक्स किया, उसको इंक्यूबेट किया, और 24 घंटे बाद हमने चेक किया कि किस किस के अंदर ग्रोथ हुई है और किस में नहीं हुई। अब जिनमें ग्रोथ नहीं हुई थी उनमें से हमने डिसइंफेक्टेड का 10 मिनट वाला देखना है, ना 5 ना 15, 10 मिनट वाला देखना है कि 10 मिनट वाले में से कौन सी डाइल्यूशन है जो डाइल्यूशन लेवल पे भी हाईएस्ट हो
और उसमें ग्रोथ भी ना हुई हो। अगर ये 2 थी तो इनमें ये हाईएस्ट थी और इसमें ग्रोथ नहीं हुई थी। तो 50 डिवाइडेड बाय, हमने फिनोल का भी सेम रिज़ल्ट चेक करना है कि उसकी भी हाईएस्ट डाइल्यूशन जिस पे ग्रोथ शो नहीं हुई और वो ये वाली, सपोज़ कर रहे हैं हम ये वाली हो अगर, तो हम उनको डिवाइड करेंगे और जो फिगर आएगा दैट विल बी द फिनोल कोएफिशिएंट